नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएन काशी लाइव और मैं हूं ब्रिजेश पांडे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि काफी समय से ये प्रकरण एक वकील और पुलिस बनाम जो चल रहा है, उस प्रकरण में आज हम लोग कुछ विशेष जानकारी लेने के लिए जिला सत्र न्यायालय वाराणसी में उपस्थित हुए हैं। आइए जानते हैं यहाँ पे अधिवक्तागण का क्या राय है और उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यह जो है कि घटना हुई क्यों और इसके पीछे का रीजन क्या है और आगे क्या हो सकता है। इसी क्रम में हम आज कुछ अधिवक्तागण से बात करेंगे। आइए आपको लेकर चलते हैं अधिवक्तागणों के पास और आपसे बताएंगे कि क्या हुआ था प्रकरण। और अभी देखिए हमारे साथ हैं रमेश नारायण मिश्रा जी, जो सदस्य प्रबंध समिति भी हैं सेंट्रल बार एसोसिएशन के। और मैं इनसे जानना चाहता हूं पहले कि पूरी जो घटना है, ये स्टार्ट कैसे हुई, शुरू कैसे हुई, इसके बारे में जो है कि बताने की कोशिश करें कि ये इसकी शुरुआत पहले कहाँ से हुई। ये इतना बड़ा जो विवाद हो गया आज हाईलाइटेड है, वो इतना बड़ा विवाद हुआ क्यों। आइए जानते हैं रमेश नारायण मिश्रा जी से। नमस्कार रमेश जी, बताइए ये मामला जो है कि कैसे अचानक इतना तूल पकड़ लिया और अचानक ये पूरी घटना बताइए क्या है। ऐसा है ना कि पूरी घटना है क्या कि कोई चीज अचानक नहीं होती है। क्रिया की प्रतिक्रिया लगातार वकीलों के छोटे छोटे प्रकरण में गंभीरता, प्रशासन लापरवाही बरत रही थी, उनके साथ ऊटाकसी करना, उनको भगाना, थानों से गाली देना, मारना। वादी किसी वादकारी के लिए ही जाता है अधिवक्ता। कुछ कभी कभी अपने प्रकरणों में भी जाता है कि वैसे मेरा व्यक्तिगत प्रकरण है और जमीन कब्जा हो रहा है, अगर उसमें कुछ शांति व्यवस्था कायम कर सकते हैं तो हमारी मदद हो जाएगी, जो कानून के हिसाब से। तो इसे 5-7 प्रकरण 10 प्रकरण ऐसे चले। उसके बाद ऐसे गाजीपुर वाला प्रकरण हुआ, पुलिसिया बर्बरता देखा लोगों ने। लगातार अधिवक्ताओं के साथ भी 2-3-4 प्रकरण लगातार हो गए। उसमें भी जो एक दिव्यांग थे उनके ऊपर हत्या हो गई थाने में। एक FIR भी नहीं दर्ज हुआ। लगातार वो न्याय के लिए अभी तक डर रहा है। तो जनता का जो आक्रोश था, भाई वकील भी वो सोचता है कि यार जनता का ही आक्रोश, जनता के लिए हमें लड़ना है, जनता की बात को रखना है। तो ये हुआ क्या कि ऐसे ही बात बढ़ता चला गया, गंभीर होती चली गई। तो जनता को ये लगा कि अभी प्रशासन, पुलिसिया तंत्र सिर्फ कमिश्नरेट यहाँ आने से कमीशन का रेट एकदम तय है इनका। ये कमिश्नरेट आने से कुछ समस्याएं भी बढ़ी हैं, ऐसा लग रहा है। वादकारी को बिना पैसा दिए वहाँ कोई एक FIR नहीं दर्ज हो रही। हम जाते हैं तो हमसे कहते वकील साहब ऐसा है कि देखिए कुछ हमारे चाय पानी का खर्चा हो जाए तो हम FIR दर्ज करा देंगे, जो कि प्रधानमंत्री जी का व्यक्तिगत यहाँ संसदीय क्षेत्र है। उनको सख्त आदेश है कि आप कोई भी अगर वादकारी जा रहा है, तो अगर थोड़ा सा भी गंभीर प्रकरण है तो आप FIR तुरंत दर्ज करिए। जीरो टॉलरेंस नीति यहाँ काम कर रही है। उसके बाद भी आप जब तक आप 2000, 5000, 10,000 आप नहीं देंगे, FIR नहीं तो देगा जीरो FIR जिसको कहते हैं। घटना अगर हो रही है, आपको लग रहा है कि पुनरावृत्ति हो सकती है, तो FIR उसको करिए या 151 करिए, शांति व्यवस्था लाइए। प्रशासन का जो काम है वो जब एकदम न्याय एकदम चरम पे जब इस तरीके से हो गई, जब एकदम न्याय मिलना बंद हो गया, तो वकील एकदम। अब उस दिन वहां वकील के साथ जब घटना हुई, शिवा प्रताप सिंह वाली घटना जो रथ यात्रा पे हुई, वन वे है तो सिर्फ पैरपैया के लिए था, बाइक लेके जाना था। बोले सामने हमारा ये जो सारा पूरा दिख रहा है, ये मेरे परिवार का घर मकान है, मुझे यही गेट में जाना है। पत्नी के साथ वो बैठे हैं, दर्शन करके आ रहे थे। उन्होंने बोला कि भाई साहब ये बगल में मेरा घर है, वन वे नहीं है, बाइक के लिए वन वे नहीं है, कार के लिए है। लेकिन वो जो भी उनके दिमाग में हो, वकील के खिलाफ हाथ चला दिए, मार दिए। यहाँ गंभीर चोट आ गई। चाहते तो चालान करके भी छोड़ सकते थे कि भाई चालान कर देते और छोड़ देते। 20,000 का चालान कर दिए होते ना, 50,000 का चालान कर दिए। आपके जितनी क्षमता थी उतना चालान कर दिए होते। उन्होंने चालान के लिए तो मना नहीं किया था, उनका गाड़ी था, सारी चीजें। आप अगर बहुत नाराज थे कि नहीं आप गलत तरीके से जाएंगे तो आपका चालान करेंगे, आप कह सकते थे। आप कानून जो आपकी कानूनी प्रक्रिया करिए, हम कहाँ मना किए। लेकिन हमने कहा कि सर ये बगल में हमारा घर है, आप जाने थे कि हमको, वो जाने नहीं दिए। तो बस इसी प्रकरण में गर्मा गर्मी करके और जबरदस्ती इनको चालान करो, इस बदतमीज को, ये है वो है, अंडबन गाली देना शुरू किए। वो विरोध की भाई आप गाली मत दीजिए, आपको चालान करना है चालान कर लीजिए। मार दिए, हाथ तोड़ दिए। उस प्रकरण में अभी गर्म चल ही रहा था, तब तक बाबतपुर बड़ा गांव वाला घटना, एक 3 साल का प्रैक्टिशनर भी था, तो वकील था, कहा कि सर ऐसा ऐसा बात है, हमारी जमीन कब्जा हो रही है, अगर आप शांति व्यवस्था कायम कर सकते हैं तो भाई ये अपना सारा पेपर उसने दिखाया। तो दूसरी पक्ष से, अब जो भी हो, हम ओपन कहेंगे तो आपको बुरा लगेगा। दूसरे पक्ष की पार्टी से आप प्रभावित थे, आपने हमको मार के गोड़ हाथ तोड़ दिया और जबरदस्ती लॉकअप में बंद कर दिया। भाई प्रतिकार है,
भाई कंटिन्यूअस एक प्रकरण चल ही रहा है, दूसरे प्रकरण में भी आप कर दिए और तमाम अच्छा, बड़ा गांव जो मामला है उसमें क्या वकील के ऊपर भी हाथ उठाया गया था? वकील ही था जो पहला जो वादी जिसको बनाए हैं पहला संख्या में, जो मौर्य एक लड़का है, वही वादी था। वो वादी बन के गया था कि सर ऐसी सी बात हो रही है, मैं अधिवक्ता हूँ और मेरे साथ इस तरह की घटना हो रही है, मैं आपसे व्यक्तिगत निवेदन करता हूँ कि इस प्रकरण में आप या तो आप कानूनी कार्रवाई से चलिए, शांति व्यवस्था काम करिए, आपको जो समझ में आए, लेकिन कम से कम हमारे वाद पे आप एक कोई कार्रवाई कर लीजिए। तो आप कार्रवाई के रूप में उसी को पीट दिए, उसी के साथ बर्बरता करने लगे, तो विरोध किया। वहीं भाई साहब मैं अधिवक्ता हूँ, आप मेरे साथ आप गलत कर रहे हैं, तो तुम्हारी अभी सारा वकालत मैं दिखा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मारे पीटे लाकअप में बंद। तो अब वो उस दिन किसी तरह दबाव जब उनके ऊपर बनी, क्या अधिवक्ता है, 8-10 अधिवक्ता वहां पहुंचे कि भाई ये क्या कर रहे हैं, तो आप छोड़े। तो ये उसके बाद से यह जनाक्रोश फैला था। यहाँ अब किसी को ये नहीं है कि वेदंती लोग जो कहते हैं भाई उस दिन हुआ क्या कि कोई इनसे, भाई उनकी पत्नी जो कहानी बताई है वही कहानी हुआ है। सादे ड्रेस में एक आदमी आया, उससे पूछा कि आप बड़ा गांव के अधिवक्ता हैं? मैं वकील हैं। अरे वो थाना प्रभारी है क्या? हाँ हम थाना प्रभारी वहां। वो तुरंत दरवाजा बंद किया। बाद में जनाक्रोश, अब उसमें आप वीडियो में देखेंगे, जो पहली वीडियो है, जो पहली वीडियो प्रशासन ने की है, उसमें आप देखेंगे अधिवक्ता ही उसको बचाते हुए, उनका नाम आप ओपन कहेंगे तो नाम मैं बता दूंगा, उनको भी पता होगा, वो पूरा एकदम बचाते हुए बाहर तक लाए हैं। जैसे ही अब बाहर ये क्या हुआ है कि ये वो था नाली था, उसी में गिर गए, मतलब डिसबैलेंस हो गए हैं, जिसको ये दिया गया, ये रूप दिया जा रहा है कि मतलब कि वो उनको फेंक दिया गया, जो कि डिसबैलेंस में, भाई नीचे दिख नहीं रहा था, भीड़ था, डिसबैलेंस में गिर गए। अब गिर गए तो उसमें बचाने वाले भी अधिवक्ता ही है, और वो अधिवक्ता महोदय भी हम लेके गए हैं, जो प्रशासन को हैंड ओवर किए उनको, सर ये बचा के लाए, देखिए सर ये पता नहीं क्या वहां भीड़ और बाबू में जो भी हो रहा था, ये आपके स्टाफ है, इनको ले जाइए। उठा के लेके गए, हैंड ओवर भी किए, उनको सुपुर्द किए हैं, कहे भाई साहब तो सुपुर्द करके आए हैं। उसके बाद आपका तुरंत घर में शुरू, और आपने एक पूरी कचहरी में रूमर फैला दिया कि वो मर गया वो। अब अधिवक्ता भाई, अब समाज में जो ऐसा कृत्य नहीं है कि हम उस किसी को मारने की व्यवस्था में, हम कानून जानते हैं कि वो हो जाएगा तो फिर क्या गतिविधि होनी चाहिए। अब आपने रूमर फैला दिया कि मर गया, अब वकील डिस्टर्ब किया, क्या हो गया, तो नहीं होना चाहिए था। उसके बाद का ये सारा प्रकरण है। उसके बाद ये लोग सिर्फ और सिर्फ बर्बरतापुर कहानी, सबको उकसाना, पुलिस द्वारा ही उकसाया जा रहा है, गाली देंगे, प्रतिकार करेंगे, तो ये सारा प्रक्रिया चल रहा है। आप तो जिले के गार्जियन थे, कमिश्नर महोदय जिले के गार्जियन थे, आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की व्यवस्था दी गई कि लॉ बिगाड़ने की व्यवस्था दी गई? आप डीसीपी हैं, नीतू कैप्टन जी हैं, आप सरे राह आप गाली दे रहे हैं, आपको तुरंत व्यवस्था करना चाहिए था, हुटिंग करना चाहिए। गलत है, तरीका आपका गलत है। आप लेके गए होते, संस्था है हमारे यहाँ बाहर की संस्था है, आप बैठे होते उनके साथ कि भाई उन लोगों को बुलाइए, हम लोग माफी मांगे। वो इस तरह की प्रक्रिया, भाई मारे तो आप भी थे, आप अगर उसी दिन एफआईआर दर्ज करा दिए होते कि आप मारे क्यों हैं, तो इतनी बड़ी, आज 2 दिन का प्रकरण नहीं था, 5 दिन 7 दिन बीत चुका था, उसके बाद भी कोई एफआईआर नहीं दर्ज हुआ था, जन आक्रोश था, सारी चीजें थी। आपको बैठ के सॉर्ट आउट करना चाहिए था कि भाई किसी तरह से उसको बुलाओ, रिपोर्ट दो और सबको शांत करो। तो आप लगातार, अब वो कल परसों वाद लेकर पहुंचे अधिवक्ता महोदय, तो आप उनको गाली देकर भगा दिए। अच्छा, ये सोशल मीडिया पे भी वायरल चल रहा है, कोई अमित पांडे डीएसपी हैं, उन्होंने शायद मैसेज सोशल मीडिया पे डाला है कि अगर ज्यादा दिन हड़ताल हो जाएगा तो हो सकता है कि भूखे मरने वाली नौबत आ जाएगी। अमित पांडे जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, अब किस प्रभाव में वो इस तरह की बात बोल दिए, हम खुद ही हतप्रभ हैं कि भाई इस तरह की भाषा, वो भी इतना बड़ा अधिकारी, वो जनता के लिए भाषा है। भाई जनता अगर धरना में रहेगा तो कोई भी, हम जनता की श्रेणी में आते हैं, हम सैलरी नहीं मिलता है हमको, लेकिन बाद गरीब आता है उसकी भी सुनते हैं और अमीर आता है उसकी भी सुनते हैं। आप सैलरी लेने के बाद भी आपका पूरा कुछ छुपा नहीं है। आपके जिस क्षेत्र में आप प्रभारी हैं, उस क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें, कौन सी जिस प्रभुसी और तमाम स्पा और पता नहीं किस किस चीजों का पैसा अगर बोलना चाहेंगे तो उनको बुरा लग जाएगा। हम किस उपाय की, हम आपके लिए कहाँ जाते हैं, बात का निस्तारण करते हैं, अपनी फीस, हमारा फीस तय नहीं है, मैं 5 करोड़ भी मांग सकता हूँ अपना फीस उसी बातकारी से, और आप नहीं मांग सकते हैं। लेकिन आप बिना मांगे अगर एफआईआर दर्ज करते हैं, तब आप, अगर आप ईमानदार हैं तब आप ईमानदारी की बात करिए, किसी को दलाल आप नहीं बोल सकते हैं। आपको तो उस काम के लिए रखा गया है पर्टिकुलर ना, कि आप एफआईआर दर्ज करिए, जीरो टॉलरेंस नीति के लिए आपको प्रशासन तय की है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की है। आप अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के बैठे हैं, एफआईआर दर्ज कर दिए होते तो ये इतना गुस्सा नहीं आता। एफआईआर अगर आप एक दर्ज कर दिए होते, उस आपने गलत किया था उसने, लॉ तो आप पहले ही बिगाड़ दिए, उसको मारे नहीं होते तो इस तरह की घटना नहीं होती। अच्छा ठीक है, हमारे साथ
पद्माकर चौबे जी भी हैं एडवोकेट अपने जिला सत्र न्यायालय वाराणसी में। इनसे भी जानना चाहेंगे कि इस प्रक्रिया का जो है कि हल क्या निकल सकता है, मतलब कैसे इसको जो है कि सॉल्व किया जा सकता है, या क्या रणनीति है या क्या हो सकता है, इसके बारे में कुछ बताएं। नमस्कार एबीएन से। दरअसल इसमें है क्या कि कोई भी हम जो है न्याय के दोनों लोग, चाहे दरोगा एसआई हों चाहे अधिवक्ता भाई हों, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का काम एक दूसरे बिना अधूरा है। हम उनके एक चैनल को आगे जोड़ेंगे तभी वो क्रिया पूरी होगी, नहीं तो अधूरा रहेगा। इसमें बैठ करके जो भी जिला के अधिकारी कमिश्नर साहब हैं, सीपी साहब और इधर बार के जितने भी पदाधिकारी लोग हैं, जिला जज हैं, आपस में बैठ करके इस चीज को ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए। और व्यवस्था कमिश्नर को ये देखनी चाहिए कि हमारे यहाँ क्यों ऐसा हो रहा है, हर जिले में ये चीज हो रही है, आखिर क्यों। इतनी व्यवस्था अपने यहाँ वो सही रखे कि कोई भी वादकारी हो वो अधिवक्ता को लेकर जाने की जरूरत न पड़े। इतना वो डरा देते हैं, कोई भी नॉर्मल व्यक्ति जाए तो इतना डरा रहता है कि वो नहीं बात कर पाता, इसलिए अधिवक्ता को लेकर जाता है। हमारी बात मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि आम जनता जो है थाने में जाने से भी डर रही है, ऐसा? निश्चित रूप से यदि थाने पर ही सलूशन मिल जाए तो हमारे कचहरी परिसर में भी मुकदमे आधे हो जाए। मुकदमा बढ़ाने का भी श्रेय इन्हीं लोगों का है, ये आप जानिए, नहीं तो बहुत सी चीजें वहीं से समाप्त हो सकती हैं। और इसमें किसी को ईगो उतना नहीं लेना चाहिए, चाहे मेरे अधिवक्ता भाई हैं चाहे दरोगा, हमारे ही परिवार से अधिवक्ता भी हैं, हमारे ही परिवार से जो भी एसआई दरोगा अधिकारी जितने भी हैं सब। तो मेरा बस यही है कि बैठ करके इस चीजों को समाधान निकालना चाहिए और किसी को उकसाने का काम नहीं करना चाहिए। संपूर्ण न्याय वही माना जाता है, क्षमा सबसे बड़ा होता है। अगर आप चाहते हैं तो ईगो अगर अपना सेटिस्फाइड करना चाहते हैं, तमाम हम सारे लोग बैठे एक मंच से बैठाइए, आप एक मंच करिए। आप किसी को गंभीर मानते नहीं, आप अपने नीचे से आप भगवान में अपने आप को मान लिए हैं, बस यही आपका ईगो है। आप भगवान से नीचे उतरिए, आप एक संस्था का एक अंग आप है और एक संस्था का अंग हम है। आप एक जगह बैठिए एक मंच पे, हमारी गलती आप हम क्षमा मांगेंगे, आपकी गलती आप क्षमा मांगे, इसको कहीं एक बस्ते में डालिए, फिर जो प्रक्रिया चल रही थी चले। अमित यादव जी अधिवक्ता हैं ये जिला सत्र न्यायालय वाराणसी में, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि इसका हल क्या है। जो ये समस्या चल रही है काफी दिनों से, पुलिस बनाम अधिवक्ता, इसका जो है कि अंत किस तरह से होगा और सही तरीके से अंत किस तरीके से होगा, ये हम जानना चाहते हैं। तो आइए बात करते हैं। अपना परिचय। मैं अमित यादव अधिवक्ता। उक्त प्रकरण में पुलिस और अधिवक्ता के बीच एक सामंजस्य बनाते हुए आला अधिकारी यदि दोनों पक्ष की तरफ से एक राय होकर हम इस संवेदनशील मामले पर अपने धैर्यवान तरीके से काम करें तो काम बन जाएगा। क्योंकि अधिवक्ता भी चाहते हैं कि मामले को अब यहीं तक सीमित कर दिया जाए, लेकिन कुछ ऐसे उत्तेजित अधिकारी हैं जो मामले में आग में घी को डालने का काम कर रहे हैं। उन पर नियंत्रित करते हुए यदि अधिकारी चाहे और हमारे जो अध्यक्ष महामंत्री बार के वो चाहे तो इस मामले पर नियंत्रित किया जा सकता है तथा इसको इसी जगह रोका जा सकता है। यही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है बात को विवादित करने का। और इस संवेदनशील मामले पर जितना जल्द हो सके अधिकारी और हमारे बार के अध्यक्ष महामंत्री एक अच्छे तरीके से जिम्मेदारी पूर्वक तरीके से यदि इस संवेदनशील मामले में बैठकर बात कर लेते हैं तो मामला यहीं का यहीं समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद। जैसा कि देखिए अभी अधिवक्ता महोदय ने कहा कि बातचीत ही जो है कि सलूशन है और कोई सलूशन नहीं है, बातचीत से ही मामले को जो है कि खत्म किया जा सकता है। और हमें भी ऐसा लगता है कि बातचीत से ही मामला खत्म भी हो सकता है। और इसी क्रम में जो है कि हम एक अधिवक्ता और हैं और इनसे भी जानना चाहते हैं कि देखिए क्या मामला है, इनकी क्या राय है और ये क्या चाहते हैं, किस प्रकार से इस मामले को जो है कि खत्म किया जाता है। आप अपना परिचय बताएं। धर्मेंद्र कुमार प्रजापति। धर्मेंद्र जी ये बताइए, अभी जो ये प्रकरण चल रहा है पुलिस बनाम जो है अधिवक्ता, और दिन प्रतिदिन ये तूल ही पकड़ता जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से, तो आपको क्या लगता है इसको कैसे समाप्त किया जा सकता है बहुत आसान तरीके से? कैसे समाप्त होगा ये? देखिए, ये आसान शब्दों में कहें तो अब यहाँ के जो सीपी महोदय और यहाँ पे जो बार काउंसिल के सदस्य हैं आपसी सामंजस्य बना लेंगे तभी समाधान हो सकता है। क्योंकि सीपी महोदय नहीं चाहते हैं कि यह मामला शांत हो, इसलिए कहीं न कहीं प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री जी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने प्रशासन को छूट दे रखा है
कि यदि कोई भी नागरिक है, आज 80% नागरिक पुलिस से डर रहा है। और कहीं ना कहीं अभी आप देख लेंगे कि कल का मामला है लोहता थाना क्षेत्र के कोटवा का, कि एक भाई अपने बहन को बैठा कर ले जा रहा था, उसको पुलिस द्वारा बुरी तरीके से मारा गया और पिस्टल निकाल कर सटा दिया गया। क्या यही पुलिस का रवैया है? तो कहीं ना कहीं पुलिस के रवैये पे भी ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं इस पे सूबे के मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप कर और यहाँ के सीपी महोदय को तलब कर और यहाँ के सीपी महोदय को हटा ही दिया जाए, क्योंकि सीपी महोदय के बस का बनारस कंट्रोल में नहीं है। इसलिए यहाँ से यही एक है कि अधिवक्ता महोदय और यहाँ के प्रशासन आपस में एक सामंजस्य बना लेंगे तब ठीक है, नहीं तो ये मामला तूल पकड़ा ही रहेगा। और अधिवक्ता भी पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि आप केवल धाराएं लिखेंगी, लेकिन धाराओं का निस्तारण अधिवक्ता करेंगे न्यायालय में, न्याय के मंदिर में ही अधिवक्ता ही न्याय दिलाते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सीपी महोदय इस पे जल्द से जल्द अपना विचार रखकर और अपने प्रशासन को समझाकर इसमें जल्द से जल्द निस्तारण करें। बातचीत से यही प्रतीत हो रहा है कि अधिवक्तागण भी यही चाह रहे हैं कि बैठ करके मामले को जो है कि खत्म किया जाए, बैठ करके इस मामले का समाधान है। और किसी भी व्यक्ति को जो है कि ईगो जो है नहीं लेना चाहिए, ईगो नहीं फंसाना चाहिए। जो चीजें जो है कि बातों से समाधान हो सकती है वो ईगो से नहीं हो सकती है। तो लिहाजा मैं अपने चैनल के माध्यम से यही बताना चाह रहा हूं कि अधिवक्तागणों का भी यही मानना है कि ईगो को हटा करके यदि आपसी सामंजस्य से बातचीत करके ही इस सिलसिले को या इस जो प्रॉब्लम चल रही है काफी दिनों से, इसका जो है कि निराकरण किया जा सकता है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एबीएन काशी लाइव और मैं हूं ब्रिजेश पांडे, वाराणसी जिला सत्य न्यायालय। थैंक यू।